सोचिए वो ड्रोन शॉट्स, ऊंचे पहाड़ों के नज़ारे, देवदार के पेड़ों से गुजरते रास्ते, वो घुमावदार सड़कें, कितना मतलब आसान और शांत लगता है ना देखने में। बिल्कुल, देखने में तो एकदम सुकून भरा लगता है। लेकिन फिर जरा अपनी पिछली ट्रिप की प्लानिंग याद कीजिए, क्या वो भी इतनी ही शांत थी? हाँ वो तो है, असलियत तो अक्सर बिल्कुल अलग होती है। कितने सारे एप्स खंगालने पड़ते हैं, मतलब आइडिया के लिए शायद इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट देखो, हाँ, फिर दोस्तों से बात करने के लिए व्हाट्सएप, हिसाब किताब के लिए शायद कोई एक्सेल शीट भी खोलनी पड़े, हाँ, और फिर वो ब्राउजर में अनगिनत टैब्स खुले रहते हैं, होटलों के लिए लिंक्स खो जाते हैं, और बाद में ये सिरदर्द कि किसने कितने पैसे दिए। उफ। हाँ, वो तस्वीरें भले ही शानदार हों, लेकिन प्लानिंग करना अक्सर एक डिजिटल भूल भुलैया जैसा बन जाता है। ये जो बिखराव है ना, ये बहुत आम परेशानी है। और देखा जाए तो यात्रा मतलब असल में तो ये एक सोशल अनुभव है ना? बिल्कुल, सबसे यादगार यात्राएं जो हमें याद रहती हैं वो सिर्फ जगह के बारे में नहीं होती, वो इस बारे में होती हैं कि हम किस किस साथ थे। सही। और क्या प्लानिंग इतनी आसान थी कि मतलब सपना देखने से लेकर उसे सच करने तक सब आराम से हो गया? एकदम सही कहा। और यही वो मुश्किल है, वो चुनौती है जिसे खोजो नाम का ऐप सुलझाने की कोशिश कर रहा है। उनका मकसद सिर्फ लॉजिस्टिक्स को आसान बनाना नहीं है, अच्छा, बल्कि उस अनुभव को ज्यादा सार्थक, ज्यादा महत्वपूर्ण बनाना भी है। अच्छा, तो ये सिर्फ बुकिंग और टाइम टेबल ठीक करने से आगे की बात है? हाँ, ऐसा लगता तो है। आज की हमारी इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि खोजो काम कैसे करता है और ये कैसे व्यक्तिगत पसंद, लोगों से जुड़ाव और सोच समझकर फैसले लेने जैसी चीजों को एक ही जगह लाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ प्लानिंग को आसान बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे से हमें बेहतर यात्राओं की ओर ले जाने के बारे में भी है। बेहतर यात्राएं मतलब? मेदार भी। दिलचस्प है। तो आज हम खोजो के दो मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला तो हो गया ऐप का व्यावहारिक अनुभव, मतलब उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जैसे वो पर्सनलाइज्ड फीड, यात्रा साथी ढूंढने में मदद जिसे वो स्क्वाड कहते हैं। हाँ, स्क्वाड। और एक वो सब कुछ एक जगह प्लान करने वाला टूल, ट्रिप प्लानर। ठीक है, यानी कि ऐप इस्तेमाल करने में कैसा लगता है, उसकी बेसिक फीचर्स। हाँ। और फिर दूसरा पहलू जो मुझे काफी रोचक लगता है वो है इसके पीछे का व्यवहार विज्ञान, मतलब साइकोलॉजी। अच्छा। हाँ, खासतौर पर ये कैसे ईस्ट फ्रेमवर्क और आत्मनिर्धारण सिद्धांत यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी (SDT) इनका इस्तेमाल करके हमें अच्छे फैसले लेने की तरफ हल्के से गाइड करता है, बिना किसी दबाव के। समझ गई। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। वो पहला आइडिया, वो यात्रा का ख्याल, खोजो उसे एक असल प्लान में बदलने में कैसे मदद करता है? देखिए, जब कोई पहली बार ऐप खोलता है तो ऐसा नहीं है कि उस पर ढेरों जानकारी फेंक दी जाती है। खोजो इसे शांत बातचीत कहता है। वो ऐप पहले आपको समझने की कोशिश करता है। कैसे? मतलब बहुत सारे सवाल पूछता है क्या शुरू में? नहीं, धीरे धीरे पूछता है उन चीजों के बारे में जो किसी यात्रा को खास आपकी बनाती हैं, जैसे आपकी रफ्तार क्या है, आप आराम से नाश्ता करने वाले हैं या सूरज उगने से पहले हाइकिंग पर निकल जाते हैं, आपका अंदाजन बजट कितना रहता है, आप कब यात्रा कर सकते हैं, सिर्फ वीकेंड पे या हफ्ते के बीच में भी, ठीक है, आपको कहाँ रुकना पसंद है, होम स्टे या होटल, आपकी खाने पीने की जरूरतें क्या हैं। और ऐप ये साफ भी करता है कि भाई ये कोई परीक्षा नहीं है, बस आपको बेहतर जानने की कोशिश है। ये नजरिया मुझे अच्छा लगा, आपको वहीं मिलना जहां आप हैं, मतलब दबाव नहीं बनाना। तो ये सारी जानकारी लेकर फिर ऐप करता क्या है? फिर वो उसका इस्तेमाल आपकी फीड को तैयार करने में करता है। मतलब जो सुझाव आपको ऐप में दिखते हैं, यहाँ आइडिया ये है कि फीड शांत हो, उपयोगी हो और सच में आपके मतलब की हो। अच्छा। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी रैंडम चीजें दिखाई जा रही हैं। जैसा वो कहते हैं, फायर होज नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी के हिसाब से कुछ अच्छे विचार। अच्छा, जैसे किस तरह के विचार हो सकते हैं ये? तो हो सकता है आपको अपने शहर से आसानी से पहुंचने लायक कोई वीकेंड ट्रिप का सुझाव दिखे, या फिर कोई 2 दिन की हाइक जो आपकी पसंदीदा मुश्किल के लेवल की हो और नज़ारे भी अच्छे हों। ठीक है। या फिर बजट में फिट होने वाली कोई अच्छी दिखने वाली रहने की जगह, या शायद उन यात्रियों की पोस्ट जिन्होंने आपकी ही तरह यात्रा की हो। साथ ही ये स्मार्ट जानकारी भी जोड़ता है, जैसे आपसे 6 घंटे से कम दूरी पर या मॉनसून के लिए अच्छी जगह। ये तो वाकई मददगार लग रहा है। ये सिर्फ जगह नहीं बता रहा, बल्कि ये भी बता रहा है कि वो आपके लिए क्यों सही हो सकती है। बिल्कुल। और अगर आपके दोस्त खोजो पर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उनकी योजना है या चैट वगैरह भी आपकी फीड में ऊपर दिख सकती हैं, ताकि आप आसानी से जुड़ सकें। मतलब ये बहुत सारे फालतू के शोर को फिल्टर कर देता है। हाँ, ये तो प्रेरणा पाने के लिए काफी उपयोगी लगता है। अच्छा, मान लीजिए एक बढ़िया आइडिया मिल गया। अब अगली बड़ी चुनौती आती है सही लोगों को ढूंढना जिनके साथ जाना है ना? सबके शेड्यूल मिलाना, सबकी पसंद नापसंद, बजट,
हाँ, वो तो कभी कभी सिरदर्द बन जाता है। तो खोजो इस सामाजिक पहलू को कैसे संभालता है? यही उनका स्क्वाड फीचर काम आता है। स्क्वाड? हाँ, मतलब आपकी यात्रा की टीम या टोली बनाने का तरीका। इसके दो मुख्य रास्ते हैं। अच्छा, क्या है वो? पहला तो सीधा है आपके लोग, मतलब अपने मौजूदा दोस्तों से जुड़ना, शायद पुरानी ट्रिप्स देखना जो साथ की हो, जैसे नॉर्मल ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। लेकिन दूसरा रास्ता है अपने जैसे लोग ढूंढें, और ये थोड़ा अलग है। कैसे अलग है? क्या ये कोई मैचिंग जैसा है? मतलब अजनबियों के साथ ट्रिप प्लान करना थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? नहीं, वो इसे स्वाइप करने या लॉटरी जैसा नहीं बनाते। वो इसे कहते हैं संकेतों का हल्का संरेखण। याद है वो शुरुआती सवाल? हाँ, आपकी गति, बजट, रुचियां, आप कब फ्री हैं? तो ऐप उन संकेतों का इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि आपकी प्लानिंग स्टाइल कैसी है, क्या आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं या ज्यादा एन मौके पर फैसले लेते हैं। दिलचस्प। तो किसी के साथ जुड़ने से पहले आपको उनके यात्रा करने के अंदाज का थोड़ा आइडिया लग जाता है। शायद उनके प्रोफाइल पर एक छोटा सा नोट हो कि उन्हें घूमना कैसे पसंद है। ये सब छोटे ग्रुप्स को आपस में घुलने मिलने में मदद करने के लिए है, बिना किसी अजीब या दबाव वाले एहसास के। और प्राइवेसी जरूरी है। आप कंट्रोल करते हैं कि क्या शेयर करना है। बड़ा आइडिया ये है कि कनेक्शंस इस आधार पर बने कि लोग असल में यात्रा कैसे करते हैं, ना कि सिर्फ इस पर कि उन्हें एक जैसी तस्वीरें पसंद है। अच्छा, तो ये असल कंपैटिबिलिटी पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ ऊपरी समानताओं पर। ठीक है, तो आइडिया मिल गया, शायद स्क्वाड भी बन गया। अब आती है असल प्लानिंग। आपने कहा था कि असली जादू यही होता है ट्रिप प्लानर में। हाँ, ट्रिप प्लानर, यहीं पर वो सारी बिखरी हुई चीजें, चैट, वोटिंग, लिंक्स, मैप्स, नोट्स, बजट ट्रैकिंग, सब एक जगह आ जाती है। और बताइए ये काम कैसे करता है? मतलब इतनी सारी चीजें एक जगह, कहीं ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाता? उनका दावा है कि इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि ये कॉम्प्लिकेशन को कम करे। ये फैसले लेना आसान बनाता है और उसमें संदर्भ जोड़ता है। सोचिए, स्क्वाड चैट में किसी ने रहने की जगह का सुझाव दिया। हाँ, वो सुझाव तुरंत एक छोटे से पोल में बदल सकता है। हाँ, नहीं, शायद। सबने वोट किया, नतीजा अपने आप सेव हो गया, फैसला हो गया। अरे वाह। चैट में पीछे स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत ही नहीं। ये तो बढ़िया है। या मान लीजिए आप यात्रा कार्यक्रम में कोई व्यू पॉइंट जोड़ना चाहते हैं, बस एक टैप किया, उसे दिन 2 सुबह के नीचे रखा और ऐप शायद अपने आप अंदाजन ड्राइव टाइम दिखा दे, या मौसम देखकर नोट जोड़ दे, जैकेट ले जाना। स्मार्ट है। और पैसे का क्या? वो हिसाब किताब हमेशा मुश्किल होता है। वो भी इसी में जुड़ा हुआ है। अगर किसी का कोई खर्चा होता है, पेट्रोल, गाइड का, रहने का, यहाँ तक कि स्नैक्स का भी, तो ऐप अपने आप उसे ग्रुप के हिसाब से बांटने का सुझाव दे सकता है। ओ, ये अकेले ही बहुत बड़ी राहत है। वो हिसाब वाली टेंशन खत्म। बिल्कुल। और ये आपके ग्रुप की आदतें भी सीखता है। अगर आप लोग सुबह जल्दी उठने वाले नहीं हैं, तो ये उन सुबह 6 बजे वाली हाइक का सुझाव देना बंद कर देगा। ये प्रैक्टिकल जानकारी भी देता है। जैसे अगर बारिश का पूर्वानुमान है, तो शायद ढकी हुई जगहों का सुझाव दे, या असली रास्ते के हिसाब से ज्यादा सटीक ड्राइव टाइम बताए, ना कि सिर्फ दूरी के हिसाब से, या सूर्यास्त देखने के लिए जल्दी निकलने को कहे। तो ये एक तरह से एक मददगार साथी जैसा है, जो प्लानिंग में पहले से ही शामिल है। हाँ, कुछ वैसा ही। और फिर चीजें बुक करना, रहना, गाइड, एक्टिविटीज, वो सब उसी प्लान के अंदर एक अगला लॉजिकल स्टेप बन जाता है, भरोसेमंद पार्टनर्स के जरिए। सब कुछ स्मूथ। और सुरक्षा, खासकर अगर आप नए लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, स्क्वाड वाले फीचर से। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। उन्होंने सेफ्टी और सम्मान वाली सुविधाएं बनाई हैं, जैसे वेरीफाइड प्रोफाइल, ट्रांसपेरेंसी के ग्रुप में कौन क्या कर सकता है, और अपनी लाइव लोकेशन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करने का ऑप्शन, मन की शांति के लिए। तो ये दिखाता है कि सब कुछ एक जगह लाने से दिमागी बोझ कैसे कम होता है और पूरी प्रक्रिया कितनी ज्यादा आसान महसूस होती है। ठीक है, तो ये तो साफ है कि खोजो प्लानिंग को बहुत आसान बना देता है। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये हमें सिर्फ आसान नहीं, बल्कि बेहतर अनुभवों की ओर भी ले जाता है। ये कैसे काम करता है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? हाँ, यही हम एक और परत खोलते हैं। खोजो व्यवहार विज्ञान के सिद्धांतों का इस्तेमाल करता है, खास तौर पर ईस्ट जैसे फ्रेमवर्क का। इजी, अट्रैक्टिव, सोशल और टाइमली। हाँ, मतलब कि जो अच्छे व्यवहार हैं उन्हें आसान और आकर्षक बनाना। और इससे भी जरूरी आत्मनिर्धारण सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, SDT। वो क्या है? SDT हमारी 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक जरूरतों पर फोकस करता है। स्वायत्तता यानी कंट्रोल में महसूस करना, क्षमता यानी काबिल महसूस करना, और संबद्धता यानी दूसरों से जुड़ा हुआ महसूस करना। मुख्य आइडिया यह है कि किसी चीज को सिर्फ आसान बना देना लंबे समय तक व्यवहार बदलने के लिए काफी नहीं होता। आपको इन गहरी अंदरूनी प्रेरणाओं को जगाना होता है। तो ये लोगों को बरगलाना या मैनिपुलेट करना नहीं है? बिल्कुल नहीं। खोजो की जो गेम लेयर है, जैसा वो कभी कभी कहते हैं, उसका मकसद सूचित करना है, हेरफेर करना नहीं।
आपकी प्रगति को पहचानना है, आप पर दबाव डालना नहीं, लोगों को एक साथ लाना है, कोई अनहेल्दी कंपटीशन पैदा करना नहीं। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं? ये ESDT असल में ऐप में कैसे दिखते हैं? जरूर, चलिए दृश्य प्रगति को लेते हैं। हम इंसानों को ये देखना पसंद है ना कि हम कुछ हासिल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो खोजो पॉइंट्स, प्रोग्रेस रैंक्स, छोटे बैजेस या ग्राफ जैसी चीजों का इस्तेमाल करता है। लेकिन फीडबैक जानकारी देने वाला होता है, आपको बताता है कि आप कहाँ हैं। ये आपको कंट्रोल नहीं करता कि आपको क्या करना चाहिए। अच्छा। जैसे किसी ट्रेल क्लीनअप की प्रोग्रेस बार देखना, 10 में से 8 इको एक्शन पूरे हुए। ये जो दिख रहा है, ये ESDT के हिसाब से आपकी क्षमता की भावना को सपोर्ट करता है। आपको लगता है कि आप कुछ कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और ये निकट लक्ष्य प्रभाव भी बनाता है। जब हम किसी चीज को पूरा करने के करीब होते हैं तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है। इसीलिए वो इन छोटे दिखने वाले सब गोल्स के साथ चुनौतियां डिजाइन करते हैं। आप सिर्फ एक विशाल पहाड़ देखने के बजाय प्रगति महसूस करते हैं, छोटी छोटी जीतें। समझ आता है, लेकिन असल आदतें बनाने के बारे में क्या? वो मुश्किल हिस्सा होता है, लगातार करना। बिल्कुल, जो हमें आदतें बनाम अति प्रचार तक लाता है। रिसर्च बताती है कि एक नई रोज की आदत बनाने में औसतन लगभग 66 दिन लगते हैं। इसमें टाइम लगता है, ये झटपट नहीं होता। नहीं। इसलिए खोजों का स्ट्रीक्स या रूटीन जैसी चीजों के प्रति नजरिया वैकल्पिक, माफ करने वाला और लचीला होने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सख्त चैन मत तोड़ो वाली रोज की स्ट्रीक के बजाय, जो सजा जैसी लग सकती है अगर जिंदगी में कुछ और आ जाए। हाँ, वो तो मुझे स्ट्रेस देगा अगर एक दिन छूट गया तो। सही कहा। खोजो शायद कुछ ऐसा ट्रैक करे जैसे कितने हफ्तों तक आपने अपनी रियूजेबल बॉटल साथ रखी। ये परफेक्शन पर नहीं बल्कि लगातार कोशिश करने पर इनाम देता है। वो लचीलापन आपकी स्वायत्ता की भावना की रक्षा करता है। आप इसे चुन रहे हैं, यह आपको मजबूर नहीं कर रहा है। मुझे वो पसंद आया, कम दबाव। सामाजिक पहलू के बारे में क्या? आपने ईस्ट में सामाजिक का उल्लेख किया था। हाँ, हल्के सामाजिक संकेत। हम अपने आसपास के लोगों के कामों से प्रभावित होते हैं, खासकर उन लोगों से जिन्हें हम अपने जैसा दिखते हैं। सोशल प्रूफ कहते हैं इसे शायद। एकदम सही। तो खोजो इसे बहुत हल्के से सामने ला सकता है। मान लीजिए आपके स्क्वाड के लोग लोकल होमस्टे चुन रहे हैं, या कई यूजर्स तौलिया दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं, या हाइक पर कूड़े का बैग ला रहे हैं। इसे चिल्लाकर नहीं बताया जाता, बस दिखाया जाता है। ये शांत सोशल प्रूफ है, और ये व्यवहार बदलने में सच में असरदार होता है, खासकर जब ये आपके लिए प्रासंगिक लगे। ये संबद्धता की उस जरूरत को पूरा करता है, मतलब एक अच्छे काम करने वाले समुदाय का हिस्सा महसूस करना। ठीक है। और अच्छे विकल्प को आसान बनाना, वो भी ईस्ट का हिस्सा है। इजी। हाँ, अच्छे विकल्पों को आसान और टिकाऊ बनाना, यहीं पर स्मार्ट डिफॉल्ट्स काम आते हैं। जैसे जब आप ट्रिप्स खोजते हैं तो शायद कार्बन लाइट वाला फिल्टर डिफॉल्ट रूप से ऑन हो। अच्छा। या जब आप कुछ बुक करने के बाद चेकआउट करते हैं तो शायद कोई डिस्पोजेबल कटलरी नहीं पहले से चुना हुआ हो। मतलब सबसे कम मेहनत वाला रास्ता। बिल्कुल, हम अक्सर डिफॉल्ट के साथ ही चले जाते हैं। ये एक ताकतवर संकेत है। खोजों का कहना है कि वे इनका इस्तेमाल सोच समझकर पारदर्शी तरीके से करते हैं और हमेशा ऑप्ट आउट करना आसान बनाते हैं। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है। और सामयिक, टाइमली, वो कैसे फिट होता है? समय पर प्रतिबद्धताएं जो आपके साथ यात्रा करती हैं, इस बात के अच्छे सबूत हैं कि एक खास वादा करना, खासकर अगर तो वाली योजना बनाना, आपको उस पर टिके रहने में मदद करता है। जैसे ऐप आपके स्क्वाड को सहमत होने में मदद कर सकता है। ठीक है, अगर हम सुबह 10 बजे तक उस चोटी वाले व्यू पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो हम 15 मिनट रुककर आसपास का कूड़ा उठाएंगे। ये एक धुंधले इरादे को एक ठोस प्लान में बदल देता है, उसे करने लायक बना देता है। ये काफी आकर्षक है कि कैसे मनोविज्ञान पर आधारित ये सभी छोटे छोटे डिजाइन के फैसले एक साथ काम कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जिसे खोजो जानबूझकर करने से बचता है? ऐसी चीजें जो शायद दूसरे ऐप्स करते हों? ये एक जरूरी सवाल है। वो साफ तौर पर कहते हैं कि वो स्लॉट मशीन स्टाइल के वेरिएबल रिवॉर्ड्स जैसी चीजों से बचते हैं। मतलब वो अप्रत्याशित इनाम जो आपको लगभग एडिक्टिव तरीके से बांधे रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मनोविज्ञान दिखाता है कि वो चीजों को चिपचिपा बना सकते हैं, लेकिन खोजो चिपचिपा और स्वस्थ के बीच एक लाइन खींचता है। स्वस्थ जुड़ाव बनाम सिर्फ मजबूरी। वो पारदर्शी प्रगति, अनुमानित पहचान को चुनते हैं। वे साझा मूल्यों पर आधारित एक समुदाय बनाने का लक्ष्य रखते हैं, ना कि जैसा वे कहते हैं एक कसीनो। ठीक है, ये समझ आया। अब इसे महत्वपूर्ण प्रभाव और यात्रा को एक जगह के साथ संबंध, न कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बनाने से जोड़ते हुए जिम्मेदार पर्यटन पहल RTI के बारे में बताइए। ये क्या है? हाँ, RTI
ये असल में वो तरीका है जिससे खोजो उन मूल्यों को सीधे ऐप के अनुभव में शामिल करने की कोशिश करता है। ये कैसे काम करता है? ये उन अच्छे व्यवहारों को लेता है जिनकी हम अक्सर इच्छा करते हैं, रियूजेबल बोतलें ले जाना, लोकल गाइड या स्टे चुनना, अपना कूड़ा पैक करके बाहर लाना, जंगली जानवरों का सम्मान करना, और उन्हें ऐप के अंदर दिखाता है और उनकी पहचान बनाता है। पहचान कैसे? पॉइंट्स वगैरह से? हाँ, जैसे ही आप इस तरह के विकल्प चुनते हैं या इन कामों को लॉग करते हैं, आप इको पॉइंट्स कमाते हैं। आप जिम्मेदार यात्रा से जुड़े बैज अनलॉक कर सकते हैं और आप एक इको कोंडा स्कोर बनाते हैं। एक स्कोर? क्या ये दूसरों से तुलना करने के लिए है? मतलब किसकी रेटिंग ज्यादा है? नहीं, वो इसे एक परफॉर्मेंस मीट्रिक की तरह नहीं दिखाते जिस पर आपको जज किया जाए, बल्कि इसे आपकी यात्राओं में आपने जो देखभाल दिखाई है उसका एक शांत पर्सनल रिकॉर्ड मानते हैं, आपके अच्छे प्रभाव का एक प्रतिबिंब, देखभाल का रिकॉर्ड। मुझे ये तरीका पसंद आया। और आपके साथी शायद आपके स्क्वाड के अंदर कभी-कभी कामों को वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हाँ, इन्होंने सच में ट्रेल क्लीन अप में मदद की। और दूसरों को ऐसा करते देखना ग्रुप में धीरे-धीरे अच्छे व्यवहार को बढ़ावा दे सकता है। ये उन पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स को मजबूत करता है जिनके बारे में हमने बात की थी। तो ये असल में उस सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा है कि हम यात्रियों को सच में जगहों को थोड़ा बेहतर छोड़ने के लिए कैसे सशक्त बना सकते हैं। खोजों का तरीका लगता है कि सोच समझकर यात्रा करने को आसान, ज्यादा दिखने वाला और ज्यादा फायदेमंद रास्ता बनाया जाए। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए इस सबको श्रोता के लिए समेटते हैं। ये एकीकृत योजना, व्यवहार विज्ञान, RFID, इन सब के बारे में सोचते हुए यूजर के लिए इसका कुल फायदा क्या है? देखिए, लक्ष्य तो है घर्षण कम करना, है ना? मतलब ऐप्स के बीच कम कूदना पड़े, बातचीत कम खोएं, किसने क्या पेमेंट की इस पर कम कंफ्यूजन हो, ज्यादा फ्लो रहे, ग्रुप के अंदर ज्यादा भरोसा बने, और सबसे अच्छी बात कि दिमागी सुकून मिले ताकि अनुभव का सच में आनंद लिया जा सके। आसमान को देखना, उस पल में जीना और महसूस करना कि हाँ, ये दिन अच्छे से बीता। तो कोई उस सही यात्रा के आइडिया को ढूंढने से शुरू कर सकता है जो सच में उसे पसंद आए। फिर आसानी से सही दोस्तों को बुलाने या उनके जैसे यात्रा करने वाले साथी ढूंढने तक जा सकता है। बिना उस आम अफरा तफरी के एक ही जगह पर सब कुछ प्लान कर सकता है, आसानी से बुकिंग कर सकता है, और फिर न सिर्फ तस्वीरों के साथ घर आ सकता है बल्कि अच्छी यादों और शायद इस संतुष्टि के साथ कि उसने सोच समझ कर यात्रा की है। हाँ, खोजों की प्राथमिकताओं का एक साफ क्रम लगता है। जो आपको फिट बैठे वो खोजे, सही लोग ढूंढे, इसे आराम से प्लान करें, इसे आसानी से बुक करें, और इन सब के बीच बुना हुआ है क्योंकि ये जगह मायने रखती है, उन्हें थोड़ा बेहतर छोड़ें। पर्दे के पीछे की तकनीक भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन आपके हाथ में जो अनुभव है वो वैसा महसूस नहीं होना चाहिए। ये प्लानिंग की उलझन को हटाने के बारे में है ताकि जो सामने है वो सूर्योदय, वो पगडंडी, वो बातचीत, वो सच में चमक सके। तो इस सब के बारे में सोचते हुए कैसे डिजाइन, मनोविज्ञान और असल मूल्यों पर ध्यान हमारे कामों को आकार दे सकता है, यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बात है। अगर इस तरह का सिस्टम जो सच्चाई और अंदरूनी प्रेरणा के लिए डिजाइन किया गया है, न कि बाहरी दबाव के लिए, आपकी अगली यात्रा की योजना बनाने के तरीके को बदल सकता है, तो क्या ये हमारे दुनिया को देखने और अनुभव करने के तरीके को भी बदल सकता है, ज्यादा बड़े पैमाने पर? मतलब भविष्य में क्या ऐसे सिद्धांत सिर्फ यात्रा से आगे बढ़कर जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी लागू हो सकते हैं?